शताक्षी प्रकाश नगर पहुंच चुकी थी। क्या अधीश का परिवार उसके प्रस्ताव से सहमत होगा? क्या ईला और समीर का विवाह शांतिपूर्वक हो सकेगा? या अधीश को एक बार फिर देवयानी और मृगांक की तरह इन प्रेमियों की भी सहायता करनी होगी? शताक्षी जब प्रकाश नगर में विश्वा के महल पहुंची तो उसे अचानक आया देख पहले तो सभी घबरा गए। मधुमती देवी ने पूछा, क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है ना घर पर? शताक्षी ने मुस्कुराकर कहा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है माँ जी, मैं तो आप लोगों से मिलने चली आई। ये सुनकर भी मधुमती देवी को संतोष नहीं मिला। भोजन के बाद वे फिर शताक्षी के पास आकर बैठ गईं। तब शताक्षी ने उन्हें पूरी बात कह सुनाई। विश्वा ने जब उसकी समस्या सुनी तो बोले, तुम एक पत्र भेज देती बेटी तो हम लोग आ जाते। तुम और समीर मेरे लिए अधीश और देवयानी की ही तरह हो। तुम जब कहो मैं तुम्हारे साथ चलकर नवीन से बात कर लूंगा। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। शताक्षी को जैसी उम्मीद थी उसे वैसा ही जवाब मिला और अब उसके मन से एक बोझ भी हट गया था। मधुमती देवी ने कहा, तुम कुछ और दिन यहां ठहरो, हमें तैयारी कर लेने दो। अब पूरी तैयारी के साथ ही हम अपनी बहू को लेने जाएंगे। और सचमुच अगले ही दिन से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। ईला के बारे में पूछ कर उसके लिए कपड़े और गहने तैयार करवाए जाने लगे। ये सब देखकर शताक्षी को संकोच भी हुआ और उसने कहने की कोशिश की तो मधुमती देवी ने उसे प्यार से झिड़क दिया, अब तुम्हारे भाई ने बहू खोजने का मौका तो हमें दिया नहीं, तो कम से कम शगुन की तैयारी तो हमें अपने हिसाब से कर लेने दो। आखिर निरंजन परिवार को भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी के लिए पुरोहित परिवार से रिश्ता आया है। शताक्षी बोली, वे तो पहले ही आपके परिवार के साथ संबंध जोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। बस कुछ कहते कहते शताक्षी चुप हो गई। उसके दिल में एक हल्की सी टीस उठी। फिर उसने खुद को समझाया, शायद ईश्वर को यही मंजूर होगा। उधर जीवकेश ने अब तक ग्रंथ को अपने पास सुरक्षित कर लिया था। उसे लग रहा था बाकी सब की तरह यह स्त्री भी उसके अनंत ग्रंथ के लिए आई है। लेकिन उस स्त्री ने ग्रंथ की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अधीश के सामने ये एक अजीब मुसीबत आ खड़ी हुई थी जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। वो स्त्री अब भी उसे उसी तरह घूरे जा रही थी। अधीश ने कठोर आवाज में कहा, तुम जो कोई भी हो मैं नहीं जानता ना ही पहचानता हूं। यदि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है तो जल्दी करो, वरना मेरे पास समय नहीं है पहेलियां बुझाने का। वो स्त्री फिर मुस्कुराई और बोली, मैं तुमसे एकांत में बात करना चाहती हूं, यहां सबके सामने नहीं। अधीश चिढ़ गया। एक तो वो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता और अब वो शर्तें रख रही है। उसने चिढ़कर जवाब दिया, जो कुछ कहना है अभी और यहीं कहो। स्त्री बोली, ठीक है, फिर तुम ही पछताओगे। अधीश ने कहा, तुम अपनी बात कहो। स्त्री समझ गई कि अधीश का फैसला नहीं बदलेगा और उसे न चाहते हुए भी वहीं सैकड़ों लोगों के सामने ही अधीश से बात करनी होगी। उसने धीरे से कहना शुरू किया, भले ही तुम जिद्दी और घमंडी हो लेकिन प्रतिभावान भी हो। भले ही तुमने बादल और ज्वाला दत्त की निर्मम हत्या कर दी, लेकिन फिर भी काल विजय समूह तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। हम तुम्हारी प्रतिभा का सम्मान करते हैं और तुम्हें अपने साथ आने का निमंत्रण देते हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सभागृह में मौजूद लोगों के चेहरे पर भय की कालिक सी पुत गई थी। अधीश खुद एकदम से भौचक्का रह गया था। क्या उसने सही सुना था? क्या कह रही थी ये स्त्री? आज तक तो वो यही सोचता था कि काल विजय के सदस्यों को मारने के बाद वे उससे बदला लेने के लिए किसी को भेजेंगे, लेकिन ये प्रस्ताव तो बिल्कुल अप्रत्याशित था। यही तो था काल विजय का तरीका, प्रतिभाशाली मांत्रिकों को लालच देकर अपने समूह में शामिल करना। यही प्रस्ताव अब अधीश को दिया जा रहा था। अधीश को सोच में डूबा देखकर वो स्त्री बोली, क्या सोच रहे हो अधीश? मेरा नाम नीलमणि है और मैं मांत्रिक विक्रम की निजी सहायक हूं। मांत्रिक विक्रम का नाम तो सुना ही होगा ना आपने। अधीश का चेहरा सफेद पड़ गया। घृणा की तीखी लहर उसके मन में उठी थी। ये नाम उसके मन में कांटे की तरह चुभता था और ये स्त्री उसी के साथ जा मिलने का प्रस्ताव अधीश को दे रही थी। अधीश ने उसी घृणा भरे स्वर में कहा, नीलमणि या जो कुछ भी तुम्हारा नाम है, चुपचाप यहां से चली जाओ और अपने स्वामी से कह देना कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं उसे दुश्मन समझता हूं, ना ही उससे किसी तरह की मित्रता या दूसरा कोई संबंध रखना चाहता हूं। नीलमणि जोर से हंस पड़ी, जैसे अधीश ने कोई मजाक किया हो।
फिर हंसी पर नियंत्रण पाकर बोली, दुश्मनी? मांत्रिक अधीश, आप दुश्मनी की बात करते हैं? मेरे स्वामी से दुश्मनी करके कोई कितने दिन जीवित रह सकता है? पता है, जब तक उनकी इच्छा हो बस तभी तक। मैं तो यहां आपके लिए एक सुनहरा प्रस्ताव लेकर आई थी। अधीश ने शांति से उत्तर दिया, अब इससे पहले कि मेरी इच्छा खत्म हो जाए, तुम्हें जीवित छोड़ देने की, यहां से चुपचाप चली जाओ। मैं अपना फैसला पहले ही बता चुका हूं और उसी तरह अडिग रहूंगा। नीलमणि नाटक करते हुए बोली, आप मुझसे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं? महान मांत्रिक अधीश अब एक स्त्री से युद्ध करेगा। नीलमणि की हंसी सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अधीश का मजाक उड़ा रही हो, और वास्तव में उसका नाम सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। नीलमणि, विक्रम की प्रेमिका और सहायक विशैली नीलमणि। जितनी वो सुंदर थी उतनी ही घातक भी। एक एक इशारे पर उसके सामने बिछ जाने वाले सैकड़ों मांत्रिकों को वो कीड़े मकोड़ों की तरह मसलकर फेंक चुकी थी। अपने सामने पड़ने वाले किसी भी मांत्रिक को जीवित न छोड़ने वाली नीलमणि आज अधीश को मनाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर सब और अधिक चकित थे, लेकिन अधीश था कि अपनी बात पर अड़ गया था, किसी तरह पिघलता ही नहीं था। गर्व भरी आवाज में जवाब दिया, स्त्री? दुष्ट तो कोई भी हो सकता है, स्त्री या पुरुष, और वैसे भी मैंने ऐसा कोई खोखला आदर्श नहीं बनाया है। मेरे लिए दोनों बराबर हैं, इसलिए कहता हूं, हट जाओ मेरे रास्ते से। नीलमणि अपनी जगह से नहीं हिली। अब तक वो बहुत प्रेम और धैर्य से अधीश को समझा रही थी, लेकिन अधीश का अड़ियल रवैया देखकर उसे क्रोध आ गया। पल भर में ही उसका सुंदर चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। चीख कर उसने कहा, फिर अपनी मृत्यु के जिम्मेदार तुम खुद हो गए अधीश। इतना कहकर उसने हाथ उठाया और होठों ही होठों में एक मंत्र पढ़ा, हिमवर्तुल। सभागृह में मौजूद सभी लोग उसका क्रोध देखकर घबरा गए थे। कुछ तो धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे कि कहीं क्रोध में आकर नीलमणि पूरे कक्ष को ही भस्म न कर दे। ऐसा नहीं था कि वे मांत्रिक कायर थे, लेकिन कोई भी विक्रम या काल विजय के किसी दूसरे शिष्य से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता था। ललिता ने अधीश का हाथ खींचकर उसे इशारा किया कि जैसे भी हो इस मामले को सुलझा लो, लेकिन अधीश न जाने किस मिट्टी का बना था। नीलमणि के मंत्र पढ़ते ही आसमान से बर्फ के लंबे लंबे धागे जैसे बरसने लगे। ये धागे जिस चीज को छूते वो बर्फ में बदल जाती। अधीश ने तत्परता दिखाई और अपना मंत्र पढ़ा, ज्वाला निपात। उस बर्फ से लड़ने के लिए आग की लपटें ही कारगर हो सकती थी। नीलमणि के हिम तंतु पिघलने लगे। इस बीच मौका पाते ही अधीश ने वात चक्र पढ़ा और ललिता को लेकर तेजी से उस जगह से हट गया। नीलमणि ने जब अपने अंधेरी शक्ति मंत्र की ये दुर्गति देखी तो क्रोध से फुफकार उठी, कायर, भाग के कहां छिप गया है? अधीश ललिता को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर नीलमणि के सामने आया। मैं यहां हूं धूर्त स्त्री, अब भी कहता हूं चुपचाप यहां से चली जाओ। मेरी तुझसे कोई शत्रुता नहीं है। लेकिन नीलमणि ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने हमले जारी रखे। अधीश उसका हर वार काट रहा था, लेकिन अपनी ओर से उसने कोई हमला नहीं किया। वो चाहता तो काल नेत्र का प्रयोग कर नीलमणि को भ्रम में डाल सकता था, लेकिन उसे अब तक ये समझ में आ चुका था कि ये स्त्री बहुत उच्च स्तर की मांत्रिक है, काल नेत्र के प्रभाव में नहीं आ सकती। नीलमणि ने एक बार फिर वही हिमवर्तुल मंत्र पढ़ा, लेकिन इस बार उसके मंत्र की तीव्रता कई गुना थी। इस बार आसमान से धागे नहीं, बल्कि बर्फ के मोटे मोटे स्तंभ आकर जमीन पर गिर रहे थे। अधीश अपने आप को उन स्तंभों से बचाता हुआ तेजी से अग्निपिंड और ज्वाला उत्पन्न कर रहा था, और उतनी ही तेजी से नीलमणि की ओर दौड़ भी रहा था। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि लड़ते लड़ते अधीश अचानक नीलमणि की ओर क्यों दौड़ने लगा। नीलमणि के पास पहुंचकर अधीश ने अपना हाथ हवा में लहराया, फिर मुट्ठी बांधकर एक जोरदार मुक्का नीलमणि के मुंह पर जड़ दिया। नीलमणि की नाक से खून बह निकला। उसे संभलने का मौका दिए बिना अधीश ने एक और मुक्का जड़ दिया। नीलमणि जमीन पर गिर पड़ी। अब अधीश ने फिर ज्वाला निपात मंत्र पढ़कर उसके चारों ओर जलती आग की लपटों का एक चक्र सा बना दिया। आग की तेजी से घबराकर नीलमणि उठ खड़ी हुई और अचानक उसका रूप बदल गया। स्त्री की जगह वहां एक नीलकंठ पंछी था, जो आग की लपटों से बचकर आसमान की ओर उड़ने लगा था। उसने अधीश को देखा और चीख कर कहा, विक्रम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पल भर में ही अधीश सारा मामला समझ गया। तेजी से उसने पंछी की ओर लक्ष्य करके उंगली उठाई और कहा, मृत्यु। यही अधीश का सबसे घातक विषैली बर्फ मंत्र था। उसका वार निशाने पर लगा और नीलकंठ पंछी यानी नीलमणि को तड़पने का मौका भी नहीं मिला।
और उसके टुकड़े जमीन पर बिखर गए। जहां आग की लपटों ने तुरंत ही उसे लील लिया और सुंदर नीलमणि राख में बदल गई। आग के बीच में से अधीश ने उसका छल्ला उठाया और बटुए में डाल लिया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। बादल से युद्ध के समय यही नीलमणि पंछी था जो उस पर नजर रखे हुए था, लेकिन इंसान के पंछी बन जाने का यह चमत्कार उसने अपनी आंखों से पहली बार ही देखा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नीलकंठ पंछी जो इतने दिनों से अधीश का पीछा कर रहा था वो विक्रम की प्रेमिका नीलमणि हो सकती है। अधीश की खोज में विक्रम ने ही उसे वापस भेजा था और नीलमणि उसका पता लगाते हुए यहां विलासनगर तक आ पहुंची थी। आज तक उसने न जाने कितने मांत्रिकों को मौत के घाट उतारा था और शायद यही उसके आत्मविश्वास का कारण था। अधीश ने आज चुटकियों में उस घातक सुंदरी का नामो निशान मिटा दिया था, लेकिन इस घटना के बाद उसने विक्रम को युद्ध के लिए सीधा निमंत्रण दे दिया था। सभी जानते थे कि नीलमणि विक्रम की प्रेमिका है और उससे भी खतरनाक बात यह थी कि प्रेमिका की मौत की ये चोट विक्रम के अहम पर लगेगी। आज तक उसने अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझा था, यहां तक कि कुछ मामलों में वो काल विजय से भी श्रेष्ठ था। नीलमणि भी कुछ कम न थी। अपनी निष्ठा और प्रेम के साथ साथ प्रतिभा के कारण भी विक्रम के इतने निकट थी। नीलमणि का ऐसा अंत देखकर बहुत से मांत्रिक चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो घबरा भी रहे थे। क्या होगा इसका परिणाम? सभी के मन में एक ही सवाल था, लेकिन अधीश को जैसे कोई चिंता ही नहीं थी। उसने ललिता को आवाज दी, चलो ललिता, हमें जल्दी ही यहां से निकलना होगा। ललिता जल्दी से उसके पास आकर खड़ी हो गई। तभी जीवकेश भी अधीश के पास आया और बोला, मैं तुम्हारी कुशलता देखकर हैरान हूं बेटे। आज मैं तुम्हें एक पुरस्कार देना चाहता हूं। तुमने आज न सिर्फ मेरी जान बचाई है बल्कि सिद्धेश्वर परिवार का गौरव भी सुरक्षित किया है। अधीश ने कहा, अब इसकी क्या जरूरत है महाशय? ललिता मेरी मित्र है और उसका परिवार मेरे अपने परिवार की तरह ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जीवकेश उसकी विनम्रता से और अधिक प्रसन्न हो गया। जल्दी से उसने अपने छल्ले से एक ग्रंथ निकाला और अधीश के हाथ में देते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सदा इसकी रक्षा कर सकोगे। ग्रंथ को देखकर अधीश चौंक गया। ये तो ललिता के परिवार का पुश्तैनी अनंत ग्रंथ है। उसने कहने की कोशिश की, यह आप मुझे क्या दे रहे हैं? लेकिन जीवकेश तब तक गायब हो चुका था, इस बार शायद हमेशा के लिए। सांब, सिद्धेश्वर और ललिता के भाइयों ने भी जीवकेश के फैसले का स्वागत किया और अधीश को बधाई दी। अधीश ने सभी को धन्यवाद दिया और जाने की आज्ञा मांगी। जैसे ही अधीश ललिता को लेकर बाहर जाने के लिए मुड़ा, उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी, गुरुजी, अधीश जी। अधीश ने मुड़कर देखा। मुझे गुरुजी कहने वाली ये लड़की कौन हो सकती है? विशाखा उसके सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन अधीश उसे पहचान नहीं सका। इतने वर्षों में विशाखा काफी बड़ी हो चुकी थी। विशाखा ने उसे एक बार प्रणाम किया। अधीश को कुछ समझ में नहीं आया। ललिता भी चकित थी। तभी अधीश की नजर विशाखा के पीछे खड़ी शर्लीन और उसके भाई पर पड़ी। क्या अधीश विशाखा को भूल चुका था? क्या थी शर्लीन की योजना? क्या वो विशाखा का इस्तेमाल अधीश को नुकसान पहुंचाने के लिए करने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।